Hello everyone. So today we are going to discuss about two topics that are organizational plan and business plan. Both are single concepts. So let's start. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिजनेस प्लान के बारे में. सो बिजनेस प्लान होता क्या है? अ बिजनेस प्लान इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट वुड बी फॉलोड टू कन्वर्ट अ बिजनेस आइडिया इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर. एंटरप्रेन्योरशिप में जब से हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले दिन ही हमने क्या सीखा था कि हमारी एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है. जब हम अपने आइडिया को कन्वर्ट करते हैं एक बिजनेस के अंदर, कुछ हम नया लेके आते हैं जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, और उसे जब हम एक सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो हमारी क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप होती है. सो बिजनेस प्लान क्या है कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, जिसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली हम परफॉर्म करेंगे, वो हमारा क्या है? बिजनेस प्लान. यानी कि अपने आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए, बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं, उसका एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस प्लान. अब बिजनेस प्लान की क्या प्रोसेस है? सबसे पहले उसमें क्या आता है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. ये इसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जब हमें आइडिया आया तो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्वेस्टिगेशन करना कि क्या हमारा आइडिया पॉसिबल हो सकता है या नहीं, या हमें इस आइडिया पे वर्क करना चाहिए ही या नहीं. उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो एक्सपर्ट पर्सन्स हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, या फिर उस आइडिया से रिगार्डिंग अजम्पशंस लेके चलना कि हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, तब हम इस आइडिया को इंप्लीमेंट करेंगे. तो सबसे पहले हमें एक काइंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू करना होता है कि जो आइडिया हमारे माइंड में आया है कहीं वो पहले से तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर हमारा नया आइडिया है तो हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की. उसके बाद हमारी बिजनेस प्लानिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और ये प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. प्रीवियस वीडियो में ये सारे स्टेप डिस्कस हो चुके हैं. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडिया जनरेशन. सबसे पहले हमारा क्या होता है? आइडिया जनरेट होता है, यानी कि जो माइंड में हमारे आइडिया आया है उसे अच्छे से इंप्लीमेंट, उसे एक फॉर्म देना. यानी कि अब हमारे माइंड में कोई आइडिया है, उससे हम सबको नहीं बता सकते कि आइडिया क्या है जब तक हम उसे कहीं लिख ना देते, उसका कुछ विजुअलाइज पिक्चर नहीं बना देते. तो सबसे पहले तो हमें उस आइडिया को जनरेट करना होता है, यानी कि उसे प्रॉपरली डिफाइन करना होता है कि हमारा आइडिया है क्या. जो हम कर चुके हैं कि उसकी सोर्सेज क्या होती हैं, हमने डिफरेंट सोर्सेज अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडिया जनरेशन करते हैं. आइडिया जनरेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग. एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या है कि एक बार हमें पता चल गया कि ये हमारा आइडिया है, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारी जो एनवायरमेंट है वो सपोर्टिव है भी या नहीं, यानी कि सोशो कल्चरल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, इकोनॉमिक है, जो भी हमारी एनवायरमेंट के फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, क्या वो हमारे आइडिया के लिए सपोर्टिव है या नहीं. अगर वो हमारे आइडिया के लिए सपोर्टिव होते हैं तभी हम उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं. अगर हमें ये लगता है कि करंटली जो गवर्नमेंट है वो हमारे आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो हम लेके आना चाहते हैं वो वैसे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं चाहती, तो हम उस आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं करते. यानी कि एक बार आइडिया जनरेशन के बाद हम क्या करते हैं? उसकी एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं. देन हम क्या करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं. अब हमें पता चल गया कि जो हमारी एनवायरमेंट है वो सपोर्टिव है, हम इस आइडिया को आगे लेके जा सकते हैं. हमारी पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट है वो हमारे लिए क्या सपोर्टिव है, हमारे आइडिया के फेवर में ही है. उसके बाद हम क्या करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं. फिजिबिलिटी स्टडी में हम मार्केट फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं. लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी का मेन मीनिंग क्या होता है? जो हमें ये डिटरमाइन करती है कि क्या हमारे लिए पॉसिबल है अपने आइडिया को एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट करना, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा. सिर्फ कन्वर्ट करना फिजिबिलिटी नहीं है, वो प्रॉफिटेबली कन्वर्ट करना चेक जो करता है वो हमारी क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी है, जो हमें डिटरमाइन करती है कि जो हमारा आइडिया है क्या हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ प्रॉफिटेबल मैनर. अगर हम उसे कर सकते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरेशन करते हैं, यानी कि उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम सब कुछ डिटेल मेंशन करते हैं, उस पर हम टाइटल देते हैं, देन डिफाइन करते हैं कि हमारा आइडिया क्या है, किस तरीके के प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लेके आना चाहते हैं, क्या हमारा फाइनेंस होगा, कहां से हमारा फंड आएगा, सब प्लान इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं. देन हमारी क्या है? इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड रिव्यू. यानी कि अब उसको इवैल्यूएट करते हैं. उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपने सबमिट की होगी मैनेजमेंट को, वो उसे इवैल्यूएट करेगी, कंट्रोल करेगी एंड उसका रिव्यू प्रोवाइड करेगी. स्टडी करके ये डिटरमाइन करेगी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपकी रिपोर्ट को स्टडी करेंगे एंड देन वो डिटरमाइन करेंगे कि हाँ अब हम इस टाइम से इस आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे. सो ये हमारा क्या है? बिजनेस प्लान है, जो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं ताकि हम एक बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकें.
Now let us discuss about the organizational plan. Organizational plan is the biggest and the most important challenge faced by the business enterprise. यानी कि सबसे बड़ा प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान सिर्फ एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड होता है, बट एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो प्लान बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल प्लान. ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वाइड है और इसमें हम बहुत से चैलेंजेस भी फेस करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन प्लान एट अ वेरी फर्स्ट इंस्टेंट वुड इन्वॉल्व डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ ओनरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान में हम नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूड करते हैं, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसीजन लेते हैं, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं. मेन चीजें इसके अंदर क्या इंक्लूड की जाती हैं कि सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ ओनरशिप डिसाइड करते हैं कि हमारी ओनरशिप कैसी होगी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और उस स्ट्रक्चर के अंदर वेरियस कंपोनेंट आते हैं जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर देते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्म ऑफ ओनरशिप, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का फर्स्ट कंपोनेंट है. सो फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या डिफाइन करता है कि हमारी ओनरशिप, जो हम बिजनेस लेके आ रहे हैं, बिजनेस लेके आएंगे, उसमें ओनरशिप कैसी होगी, उसका ओनर कौन होगा. तो एक ओनर हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, 2 ओनर हो सकते हैं, एक कंपनी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है. वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? जब आपके बिजनेस का सिर्फ एक सिंगल ओनर होगा, एक पर्सन ही चला रहा है बिजनेस को, वो हमारी क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप. अब उस आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपने सोचा आप खुद ही उसे इंप्लीमेंट करोगे, खुद ही चलाओगे, तो वो आपका क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, बिना किसी के साथ मिले. सो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? सिंपल एंड इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि मुझे किसी और की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा. जैसे ही मुझे आइडिया आएगा, मुझे ये लगेगा कि मैं इस पे काम कर सकता हूं, तो मैं इजीली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं. ऑल दी एफर्ट्स मेड बाय एंटरप्रेन्योर आर लिंक्ड टू प्रॉफिट. सारे मेरे एफर्ट्स जो होंगे वो किस चीज से रिलेटेड होंगे? प्रॉफिट से रिलेटेड होंगे. और जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? एक सिंगल पर्सन का ही होगा, उसे किसी के साथ शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ईजी टू क्लोज द बिजनेस. जब चाहे उसे ये लग रहा है कि अगर मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, या ये जो बिजनेस है मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, सो मैं उसे इजीली ऑफ कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगी. देन लिटिल लीगल एडवाइस, या फिर जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप में कम होती हैं. अगर कोई एक पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो फॉर्मेलिटीज करनी होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो इसमें कम होती हैं. डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? ओनली लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर अवेलेबल. अब एक सिंगल पर्सन लेके आ रहा है तो उसके पास जो पैसा होगा, फंड होगा, वो भी लिमिटेड होगा. वो अपनी सेविंग का यूज कर सकता है, किसी से वो बोरो कर सकता है. बट अगर नंबर ऑफ पर्सन है तो उनकी सेविंग भी ज्यादा होगी. तो ये क्या होता है कि इसमें हमारे पास सोर्सेज कम होती हैं. देन रेजिंग एडिशनल कैपिटल इज ऑल्सो नॉट ईजी, बिकॉज अगर आप पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हो या 2 या 4 लोग मिलकर वर्क कर रहे हैं तो एडिशनल कैपिटल के टाइम वो पैसा दे सकता है जिसके पास करंटली अवेलेबल है. लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर है, उसके पास पैसा नहीं है, तो जब उसे एडिशनल कैपिटल चाहिएगी उस टाइम वो क्या करेगा? डिफिकल्टी फेस करेगा. लाइफ ऑफ कंपनी इज लिमिटेड. जो हमारा काम होगा उसका लाइफ क्या है? लिमिटेड रहेगी. जब तक वो पर्सन अलाइव है तब तक वो काम चलेगा, उसके बाद उसे चलाने वाला हमेशा कंटिन्यू रखे ऐसा जरूरी नहीं है. एडवांटेजेस ऑफ वेराइड एक्सपर्टाइज इज मिसिंग, बिकॉज एक ही पर्सन है तो एक्सपर्टाइज मिसिंग होगी. मान सकते हैं कि वो पर्सन एक्सपर्टाइज है, स्पेशलाइज है, उसे नॉलेज है, बट उसे हर किसी चीज की नॉलेज नहीं हो सकती. नंबर ऑफ पर्सन इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? अलग अलग तरीके की नॉलेज होती है, तो एक्सपर्टाइज आती है. देन पार्टनरशिप क्या होता है? जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक एग्रीमेंट होता है नंबर ऑफ पार्टनर्स के बीच में. अगर 2 या 3 लोग आपस में इकट्ठा बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बीच में पार्टनरशिप डीड बनेगी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और वो मिलके काम करेंगे, जिसमें सब कुछ डिसाइड होगा कि किसका प्रॉफिट पे कितना रेशियो है, किसकी कैपिटल कितनी है. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? जो सोल प्रोप्राइटर है ये उससे बिल्कुल अपोजिट है. उसमें एक अकेला करता है और इसमें मिलके कुछ लोग करते हैं. सो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? वेराइड एक्सपर्टाइज, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन है तो एक्सपर्टाइज आएगी. देन बर्डन ऑफ लॉसेज कैन बी शेयर्ड. अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को एक पर्सन अकेला बियर नहीं करेगा, पार्टनर शेयर कर सकेंगे. मोर कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड. ज्यादा कैपिटल मिलेगी बिकॉज इन्वेस्टमेंट कई जगह से आ रही है, एक अकेला पर्सन सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा. टैक्सेशन एडवांटेज, कि इसमें क्या मिलती है? हमें टैक्स की एडवांटेज मिलती है. बट डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफरेंस इन ओपिनियन. अगर 2 या 3 लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों का ओपिनियन सेम होगा, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. डिसीजन मेकिंग में क्या होगा? डिले होगा. यानी कि अगर आप 3 लोग हो मिलके आपको डिसीजन लेना है तो एक का व्यू पॉइंट अलग है, एक का ओपिनियन अलग है, एक को कुछ और सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो डिसीजन मेकिंग जो आप करोगे उसमें क्या होगी? देरी होगी, डिले होगा. रिजोल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, की जैसे ही पार्टनर्स की डेथ हो जाती है पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हर मेंबर की क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. यानी कि लॉस उन्हें बियर करते जाना होगा. ऐसा नहीं होगा कि इसी एक्सटेंट तक लॉस होगा.
जितना लॉस होगा उनको मिलके बियर करते रहना होगा। देन हमारी आती है कंपनी। कंपनी जो है इनमें वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म जो है वो कंसीडर की जाती है, बिकॉज इसमें क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत रेयर होती है। अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में तो बहुत रेयरली पाई जाती है, वरना लिमिटेड कंपनी ही पाई जाती है जिसमें लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। कंपनी क्या है, जिसमें फ्यू नंबर ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पर्सन वर्क करते हैं, इकट्ठा काम करते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, सेपरेट होती है। एक कंपनी अलग है और उसमें काम करने वाले लोग अलग हैं, उसका ओनर अलग है, वो आपस में एक दूसरे को सेम ट्रीट नहीं कर सकते एंड वो किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि कंपनी और उसके ओनर, उसे चलाने वाले लोग अलग हैं। अगर मुझे लॉस हो रहा है, मैं ओनर हूं और कंपनी है, तो मैं कंपनी को लॉस हो रहा है ये नहीं बोल सकती वो मुझे लॉस हो रहा है, और कंपनी का लॉस मेरा लॉस नहीं है। सो हम दोनों एक सेपरेट एंटिटी हैं। हमें अगर कोई कंपनी से ऐसा है कि वो कंपनी लीगल वर्क नहीं कर रही, तो हम उसके पर्सन पे केस करने की बजाय कंपनी पे केस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की खुद की एक सेपरेट एंटिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जो भी मेंबर्स हैं उनकी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो हमारे एसेट्स नहीं होते, वो कंपनी के होते हैं। देन परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी का क्या होता है, एक बार वो बन गई तो वो चलती रहती है। अगर किसी की डेथ हो रही है एम्प्लॉय की, उससे वो अफेक्ट नहीं होती, नया एम्प्लॉय आएगा, पीपल में कम पीपल में गो, बट कंपनी एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग, कि हमारी कंपनी चलती रहेगी। देन टाइप्स ऑफ कंपनी कैसे हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी जिसकी ओनरशिप क्या होती है, प्राइवेट हाथों में होती है, प्राइवेट पर्सन जिसको कर रहे होते हैं वो हमारी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो पब्लिक में शेयर इश्यू करती है और जो पब्लिक को इनवाइट करती है, नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स के लिए अपने ही। प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो कभी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, वो अपने जो रिलेटिव्स हैं या फिर अपनी जो अदर कंपनीज हैं उन्हीं से फंड लेती है और वहीं पे वर्क करती है। बट हमारी पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, प्रोस्पेक्टस डालती है और पब्लिक से शेयर इश्यू कराती है। अनलिमिटेड कंपनी ये बहुत रेयरली इंडिया में पाई जाती है, जिसमें हमारी जो कैपिटल आती है और उसके बाद जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लॉस इतना ही होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसमें 51% एटलीस्ट 51% जिसमें शेयर गवर्नमेंट का होता है, वो हमारी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर की जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारी क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको कोई बेनिफिट चाहिए होता है, जिनका कोई गोल होता है, वो आपस में मिलते हैं ताकि वो जितने लोग इकट्ठे हुए हैं और सोसाइटी का कुछ बेनिफिट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ खरीदना है बट आपके पास उतना मनी नहीं है, तो कुछ लोग क्या बना लेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, जिसमें सब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की जो नीड है सबसे पहले उसे खरीद लेंगे। तो खुद के इंटरेस्ट के लिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए, व्हेन नंबर ऑफ पीपल गेट टुगेदर, वो इकट्ठा आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके फीचर्स क्या होते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी कि जो जुड़ना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता, वॉलंटरी है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, उसकी एक कमेटी बना दी जाती है जो उसके सारे डिसीजंस लेती है। सो इसमें क्या होती है, डेमोक्रेसी होती है, यानी कि उसकी मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, वही डिसीजंस लेती है। देन गवर्नमेंट कंट्रोल, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आती हैं, सो इसका कंट्रोल भी किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो उनका पैसा इकट्ठा होता है आपस में, जो फंड लगाते हैं, देन उसको वो क्या करते हैं, कुछ किसी ना किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन उससे अपने सरप्लस जो भी आता है, प्रॉफिट जो भी होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो, जो भी उन्होंने डिसाइड किया है, जितनी भी कैपिटल उन्होंने डाली थी। एडवांटेजेस क्या है, इजी फॉर्मेशन है, आसानी से बनाया जा सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, और परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करती है। नाउ सेकंड इज बिल्डिंग सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम ऑर्गेनाइजेशन प्लान डिस्कस कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट हमने डिस्कस किया कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेकंड हमारा क्या कंपोनेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या फॉर्म होगी, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपेंसेशन एंड इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स। सो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेनली दो तरीके की होती है, टोल ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। टोल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे सीईओ है, उसके बाद एमडी है, फिर उसके अंदर कुछ लोग हैं जैसे हमारे फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, देन उनके अंदर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एंड इनके अंदर लेबर्स वर्क करते हैं। सो ये हमारा क्या है,
एक टोल स्ट्रक्चर है जो चलते आ रहा है, बहुत लंबा होता है। और एक स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, फ्लैट, यानी कि एक सीईओ, उसके अंदर ही हमारे सारे पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, उनका और कोई बॉस नहीं है, यही चीजें वर्क कर रही हैं। सो ये हमारा क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्ट्रक्चर है, फॉर्म कैसी है, टोल है या फिर फ्लैट है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग को एक और नाम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमें क्या करके चलना होता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज की, कितने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है और कितने की सप्लाई अवेलेबल है, उसकी प्लानिंग करना कि हमें कितने 100 लोग चाहिए हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं, बाहर से हमें कितने लेके आने हैं, इस चीज की प्लानिंग करना ताकि टाइमली हमें ह्यूमन रिसोर्स मिल जाए, वो हमारी क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब हमने प्लान कर लिया, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हमारी क्या होती है, पॉजिटिव प्रोसेस, जिसमें हमें क्या देखना होता है, जितने ज्यादा एप्लीकेशंस आए, हमने एचआरपी प्लान कर लिया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर ली, हमें पता चल गया हमें 100 लोग चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, यानी कि वैकेंसी निकालेंगे और लोगों से एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। पब्लिक से ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव करना, वो हमारा क्या होता है, रिक्रूटमेंट। अब जो एप्लीकेशन हमें मिली हैं उनमें से ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करना जो हमारी जॉब के लिए फिट है, वो हमारे क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम एक कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, फिर टेस्ट होते हैं, देन फाइनल इंटरव्यू होता है, देन हमारा बैकग्राउंड चेक होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, देन हम फाइनली सेलेक्ट करते हैं कि ये पर्सन हमारी जॉब पे वर्क करेगा। उसके बाद जो हमने सेलेक्ट किया उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना। अगर उसे स्किल्स के लिए, एबिलिटी के लिए, नॉलेज के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे उसकी। देन उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करना, जितना वो वर्क कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग उन्हें कुछ देना भी तो पड़ेगा, यानी कि जो कंसिडरेशन में जो वो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसकी कंसिडरेशन में, उसके रिटर्न में जो हम उन्हें देते हैं वो उनका क्या होता है, कंपेंसेशन। इसमें मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों इंक्लूड करेंगे। एंड देन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जो हमारे आए हैं उनको हम, जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इफेक्टिवली मैनेज करना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। वो हमारा एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो इन कंपोनेंट को फॉलो करता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।